नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की जो बड़ी खबर है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत पूरी कैबिनेट इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चली हुई है। ये बैठक कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो ले रहे हैं और उनके साथ राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रजनी पाटिल इस बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक में क्या बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं आपको वो बताएंगे। कौन सा ऐसा चेहरा है जो राज्यसभा जा सकता है आपको वो बताएंगे। नया मंत्री फाइनल हो रहा है। इसके अलावा संगठन को लेकर क्या गतिविधि दिल्ली में हो रही है आपको वो बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर होगी, हिमाचल प्रदेश में अब कड़े फैसलों के लिए तैयार हो जाएं। और ये क्या कड़े फैसले हैं, 2-3 बड़े फैसले सरकार ने ले भी लिए, आपको वो भी बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे एसआईआर जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है वो हिमाचल में भी शुरू होने जा रहा है। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और कौन से वोटर्स बाहर होंगे आपको वो भी बताएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम समेत सभी कैबिनेट मंत्री दिल्ली में इस वक्त एक बैठक में मौजूद हैं। आज सबसे पहले 6 राज्य जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां के जो कांग्रेस नेता है उनके साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल ने मीटिंग बुलाई है। और ये जो मीटिंग थी, पहली मीटिंग, 2 मीटिंगें हो रही है दिल्ली में इस वक्त। जो पहली मीटिंग है वो इंडो यूएस जो ट्रेड है जो इससे पहले केंद्र सरकार ने किया है उसको लेकर के चर्चा की गई है और किस तरीके से अब जनता के बीच जाना है। क्योंकि जैसे देखिए आप एक चीज जो टैरिफ को लेकर के हैं, जो प्रदेश में सेब बागवानी है, आपने देखा 50% टैरिफ था पहले, अब जो डील हुई है उससे 25 और 20% जो है वो टैरिफ हो गया है। अब कांग्रेस, क्योंकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बीते का श्रीनगर में थे, आपने देखा वहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। अब कांग्रेस इसे मुद्दा बनाना चाह रही है पूरे देश के अंदर कि इससे जो बागवानी है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक वैसा ही और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें जो है वो ट्रेड डील हुई है। तो कहीं ना कहीं किसानों बागवानी की जो आवाज है वो कांग्रेस बनना चाह रही है। इसी को लेकर के जो डील हुई है जो अमेरिका के साथ हुई है और इसके अलावा जो है वो इंडो यूएस जो डील हुई है, इसको लेकर के अब कांग्रेस किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे जाएगी, इसमें चर्चा हुई है। और कितना इंपैक्ट पड़ेगा इन डील्स का, क्या जो है वो किसानों बागवानों को घाटा तो नहीं होगा, इसी को लेकर जो चर्चा है वो की गई है। और ये जो है वहां पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर किसानों बागवानों की जो आवाज है अपने अपने स्टेट में बनना है। आपने देखा ही है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इससे पहले मिल गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार भी आश्वस्त कर रही है कि इससे जो है वो घाटा नहीं होगा प्रदेश के किसानों बागवानों को, लेकिन फिर भी इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है वो रणनीति बना रही है। घाटा होता है तो किस प्रकार से जनता के बीच जाना है। इसके अलावा दूसरी जो बैठक है वो ठीक 5:25 पर शुरू हुई है और अभी भी ये बैठक चली हुई है 6:30 बजे के आसपास तक ये बैठक चलनी है। इस बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, इससे पहले जो हुई उसमें 6 राज्यों के पदाधिकारी थे, लेकिन अभी जो बैठक चली हुई है इसमें प्रदेश के ही नेता है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें हैं, राहुल गांधी इसमें हैं, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री है कांग्रेस के वो इसमें हैं, रजनी पाटिल इसमें हैं। अब देखिए अगर आप देखें सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम और जितने भी मंत्री हैं वो सभी मौजूद हैं। इस बैठक में संगठन विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। 2 जिलों के तो 2 जो कह सकते हैं संगठनात्मक जो जिले हैं कांग्रेस के, वहां तो जो है वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नहीं बने हैं। मंत्रिमंडल विस्तार इसको लेकर चर्चा हो रही है। वहीं राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर भी जो है वो चर्चा हो रही है। बहुत जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अभी जो सूचना हमारे पास दिल्ली से निकल कर आई है उसमें यह सूचना है कि सुंदर सिंह ठाकुर को अब मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार ये देख रही है क्योंकि अभी राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, उसके बाद किसी भी वक्त हो सकता है अगले सप्ताह ही हो जाए उसके बाद, लेकिन अभी राज्यसभा चुनाव तक कहीं ना कहीं इंतजार होगा। लेकिन उसके बाद क्योंकि अभी जो नाम सूचना है कि दिल्ली में जो है वो नाम फाइनल हो ही रहा है, आरडीजी को लेकर भी चर्चा है इसी बैठक में। लेकिन आपको बता दें सुंदर सिंह ठाकुर अगर एक ही मंत्री बनता है तो उनके नाम पर, क्योंकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद मोहर लगा चुके हैं विधानसभा के अंदर कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि जब कह सकते हैं आप दोनों जो नेता हैं जयराम ठाकुर और सुंदर सिंह ठाकुर के बीच तीखी जुबानी जो है नोकझोंक हुई, उसके बाद सीएम ने यह कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष है उनको निमंत्रण दे दिया जाएगा राजभवन की तरफ से कि आप आइए। तो कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में उन्होंने ये कहा कि अब जो मंत्री है जब भी विस्तार होता है तो वो सुंदर सिंह ठाकुर होंगे, चाहे वो आप जिला के समीकरण देख लें, संगठनात्मक अगर आप देखें, क्योंकि अभी जो मंडी का संसदीय क्षेत्र है वहां से केवल एक ही मंत्री है, वो भी जो ट्राइबल कोटे से बने हुए हैं जगत सिंह नेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दूसरा मंत्री वहां से नहीं, जबकि मंडी बहुत बड़ी पार्लियामेंट, अगर देश की पार्लियामेंट
पार्लियामेंट्स की बात करें तो मंडी पूरे देश में भी जो है वो सबसे बड़ी पार्लियामेंट्स में से एक है। तो ऐसे में वहां से उनकी जो उम्मीदवारी है बहुत स्ट्रांग है और उन्हीं को मंत्री बनाया जाएगा। वही राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर के बता दें आपको, प्रतिभा सिंह, आशा कुमारी, आनंद शर्मा, सुनील बिट्टू, इनके नाम की चर्चा है। हालांकि रजनी पाटिल के नाम की चर्चा जरूर है, लेकिन उनका कार्यकाल अभी भी बचा हुआ है। अब सूचना यह है कि चलिए इसके बाद हम बता देते हैं, अगर एक मंत्री ड्रॉप होता है, संभावना यह भी लग रही है क्योंकि संजय रतन जो है वो मंत्री बनना चाह रहे हैं और उन्होंने अपनी दावेदारी जताई है। और संजय रतन जो है वो कांगड़ा जिला से आते हैं। कांगड़ा जिला एक बड़ा जिला है, वर्तमान में केवल 2 मिनिस्टर वहां से, कैबिनेट रैंक RS बाली को भी दिया गया है, लेकिन अगर आप देखें ऑफिशियली जिनके पास विभाग है, डिपार्टमेंट्स हैं, तो 2 ही मंत्री है। तो संजय रतन की दावेदारी भी मजबूत बनती है। और धनीराम शांडिल अगर ड्रॉप होते हैं कहीं ना कहीं तो उन्हें राज्यसभा जाने का ऑफर भी दिया जा सकता है। वहीं आशीष बुटेल को फिर डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। सूचना है कि इस बार धरती पुत्र को ही राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, सूचना हमारे पास है, क्योंकि पिछली बार खेला हो गया था, इसलिए कांग्रेस इस बार कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कैबिनेट मंत्री, जो सूचना हमारे पास है, बैठक चली हुई है अभी भी दिल्ली में। इसके तुरंत बाद जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उनसे भी टाइम मांगा गया है और उनसे अगर टाइम मिल जाता है तो उनसे ये मुलाकात कर सकते हैं। पीएमओ से भी टाइम मांगा है, लेकिन अभी टाइम जो है वो नहीं मिला है पीएमओ से। कुल मिला के देखें जो अभी दिल्ली में बैठक चली हुई है, इसमें एक तो संगठन में जो विस्तार होना है, ये तो होना ही होना है। दूसरा, राज्यसभा में किसे उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि इसमें अभी क्योंकि समय तो है, 16 मार्च को जो है वो वोटिंग होनी है, आपको मालूम है 16 मार्च को वोटिंग होनी है, तो इससे अब काफी कम समय रह गया है। राज्य सरकार ने इसी के चलते जो अब बजट सत्र है उसको आगे कर दिया, 18 मार्च से कर दिया है। तो सरकार अब किसी भी तरीके से जो है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। पिछली बार आपने देखा जो मनु सिंघवी है उनको बनाया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सबसे टॉप वकील जो देश के हैं 3-4 वकील, उनमें से एक मनु सिंघवी थे, लेकिन चुनाव हार गए। तो इस बार कांग्रेस जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो प्रतिभा सिंह अगर वरिष्ठता से देखें तो सबसे कह सकते हैं आप एक ऐसी उम्मीदवार जिनको बनाया जा सकता है, इनको पीसीसी के चीफ से भी अब जो है वो कहीं ना कहीं हट गए हैं, एक क्योंकि इनका जो टेन्योर है वो तो पूरा हो गया था। तो प्रतिभा सिंह अपनी दावेदारी जताएगी। लेकिन अगर आप देखें सुनील बिट्टू और सीएम के जो है वो सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार है, तो इनके नाम की भी चर्चा है। आनंद शर्मा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आनंद शर्मा इस वक्त क्योंकि राज्यसभा सांसद नहीं है, तो ऐसे में उनकी उम्मीदवारी भी बनती है। वो शिमला से आते हैं, अब देखना पड़ेगा कि उनके नाम पर क्या होता है। लेकिन आज कुल मिला के देखें राज्यसभा का जो उम्मीदवार है वो किसे बनाया जा सकता है। हालांकि इसमें नाम जो है वो और भी 2-3 नाम है, आशा कुमारी का है और कौल सिंह ठाकुर का नाम भी चर्चा में है। लेकिन जो बड़े नाम हमने बता दिए हैं बड़े नाम कौन से हैं। और अगर आप देखें अभी फिलहाल, क्योंकि ये देखिए अभी समय तो है, लेकिन कांग्रेस किसी भी तरीके की जो है वो यहाँ पर ये नहीं चाहती है कि यहाँ पर ऐसा उम्मीदवार बनाया जाए बाहरी राज्यों से लेकर के फिर बाद में दिक्कत हो जाए। अब दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से विशेष गहन जो पुनरीक्षण यानी SIR जो है वो शुरू करने का कहा है, यानी SIR हिमाचल प्रदेश में भी होगा। आयोग ने राज्य से इससे संबंधित तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर सभी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश UT है इसके दायरे में आ जाएंगे। आयोग ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनको पत्र लिखकर तैयारी पूरी करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के SIR का जो आदेश है वो पिछले साल जून में दिया गया था। चुनाव आयोग ने इस वर्ष 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष संशोधन SIR और असम में एक विशेष पुनरीक्षण का जो काम है वो शुरू किया है। शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां पर भी इसी प्रकार की जो प्रक्रिया है वो इसी वर्ष करने की तैयारी है। बिहार में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके कारण चुनाव आयोग लगातार सुर्खियों में भी रहा, आपने भी सुना हो। हालांकि लगभग 6 करोड़ मतदाताओं वाले 12 राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। SIR का जो पूरा नाम है वो स्पेशल, इसमें क्या है SIR में होता क्या है जनता को भी पता चले। SIR जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन है और जिसमें हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जाता है इसको। यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की एक बड़ी और गहन सफाई अपडेट प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य
मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, स्टिक और अपडेटेड बनाना है। योग्य मतदाताओं यानी जिनका नाम होना चाहिए वही उसमें शामिल होंगे। अयोग्य जो नाम है, गलत नाम है, वो हटाए जाएंगे। जैसे कोई मृतक व्यक्ति है उसका नाम तुरंत हटाया जाएगा। कोई डुप्लीकेट नाम का व्यक्ति है, किसी ने फर्जी वोट बना दिया है, वो भी बाहर होगा। और इसके अलावा जो स्थानांतरित हो चुके मतदाता है उनके जो पुराने नाम है वो कट हो जाएंगे, यानी पुरानी जगह नाम कट, नई जगह होगा। गैर नागरिक या अयोग्य प्रवेश जो अयोग्य जो लोग हैं जो वो हटाए जाएंगे। और ये टोटली जो है वो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है। कुल मिला के देखें, ऐसे वोटर्स, जैसे हिमाचल का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई वोटर मान लीजिए शिमला ग्रामीण में भी वोट डाल रहा है, फिर शिमला शहरी में भी वोट डाल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। कोई वोटर हिमाचल में भी वोट डाल रहा है, फिर दिल्ली में वो जॉब कर रहा है, वहां पर भी वोट डाल रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। एक ही जगह वोट डाल पाएगा व्यक्ति। आपकी सिटीजनशिप अगर हिमाचल की है तो आप हिमाचल में ही वोट डालिए, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे जगह पर वोट डाले जाएंगे। तो ये अब हिमाचल प्रदेश में भी शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं जो फैसले सरकार लेगी वो फैसलों के लिए आप तैयार हो जाएं। लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, हमने बीते कल आपको बता दिया था बुलेटिन में कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा जो हम फैसले लेंगे प्रदेश की जनता पर भार नहीं होने देंगे। अब आपको 3 ऐसे बड़े फैसले बताते हैं जो अभी सरकार ने ले लिए हैं, और इसमें कितना पैसा सरकार जो है वो कमाएगी वो भी बताते हैं आपको। अपने पांव पर खड़े होने के लिए सरकार का जो बड़ा लक्ष्य है वो सेट कर दिया है। राज्य सरकार ने शराब, टोल और वैट से 250 करोड़ का जो राजस्व है वो कमाने का टारगेट रखा है 26-27 में, जो अप्रैल से शुरू होगा अभी आगामी समय में। अकेले शराब से राज्य सरकार ने 2100 करोड़ से अधिक कमाने का लक्ष्य रखा है सालाना। सरकार को संसाधन जुटाने हैं और उसके पास संसाधन जुटाने के लिए सीमित साधन है। जनता जानती है सरकार को भी अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अगर आरडीजी नहीं मिलती है, हालांकि इसकी कोशिश जारी है। सबसे बड़ी जो कमाई प्रदेश को होती है वो शराब, टोल और वैट में ही सरकार को होती है। अब आप सुनिए पूरी बात। वैट केवल पेट्रोल व डीजल पर ही लगाया जा सकता है, जबकि शेष कर जीएसटी के दायरे में आते हैं। ऐसे में सरकार के पास शराब एकमात्र सबसे बड़ा विकल्प है। लेकिन चुनौती ये है कि यहाँ पर भी दूसरे राज्यों से या तो सस्ती शराब मिले या फिर उनके बराबर, क्योंकि इसमें भी बाहर से अवैध शराब की स्मगलिंग होती है। यानी दूसरे राज्यों से सस्ती शराब हिमाचल में प्रदेश में मिलनी चाहिए। अगर वहाँ सस्ती है, चंडीगढ़ से कोई व्यक्ति आ रहा है, चंडीगढ़ में शराब सस्ती है और शिमला घूमने आ रहा है, तो वो कोशिश करता है कि अपने साथ ही शराब लेके जाता है। होटल का तो कमरे में रुकता है, उसका तो चलिए आ रहा है, सरकार को पैसा जितना आना है होटल में जो प्रॉपर रहता ही है, शेयर जो जाता है टैक्स के रूप में प्रदेश को मिलता है। तो उसमें अब सरकार देख रही है कि जो बाहरी राज्य वहाँ पर शराब, वहाँ और यहाँ पर कितनी शराब की कितना हम महंगी कर सकते हैं। ऐसा महंगी ना करें कि वहाँ से व्यक्ति शराब लेकर के यहाँ पहुँचे। इस बार सरकार ने नई आबकारी एवं कराधान पॉलिसी में प्रावधान किया है कि सभी शराब के ठेकों को ई ऑक्शन के माध्यम से बेचा जाएगा, जिसके लिए विभाग ने कसरत शुरू कर दी है। सबसे बड़ा फैसला है, आज से पहले कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है। ई ऑक्शन का मतलब कि जो अपने चहेते ठेकेदार किसी मंत्री के हैं, किसी भी नेता के, एमएलए के हैं, किसी भी सरकार की बात कर रहे हैं, होता है अमूमन ये होता है कि जो शराब के ठेके लेते हैं ये आता है कि कांग्रेस का ठेकेदार है, बीजेपी का ठेकेदार है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार ई ऑक्शन में जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, चाहे वो बाहरी राज्य का ही क्यों ना हो, उसे ठेका मिलेगा, तय है ये। हालांकि इसमें जो बाहरी राज्यों का है, इसमें अभी ये वाला क्राइटेरिया हो सकता है कि इसमें से हिमाचल वालों को तवज्जो दें, ये फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि जो ई ऑक्शन है वो होगा, सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को ठेका मिलेगा। इसके साथ इस विभाग में कुल आमदनी में भी बढ़ोतरी का जो टारगेट है वो रखा गया है। अगले वित्त वर्ष में सरकार इससे 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करेगी और अकेले शराब से ही 2100 करोड़ कमाने का लक्ष्य रखा गया है, टारगेट तय किया है सरकार ने। वर्तमान वित्त वर्ष में कुल कमाई 2600 करोड़ का टारगेट था, जिसमें से शराब का जो है वो 1821 करोड़ की जो टारगेट है वो पूरा हो गया है। अब देखना होगा कि नीलामी में सरकार को कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि मौजूदा वित्त वर्ष में उसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ है पिछले उसकी अपेक्षा। हालांकि बीजेपी के अगर उससे देखें तो फायदा हो रहा है, ये सीएम भी कह रहे हैं। 5 और 6 जिलों में सही तरह से जो शराब के जो ठेके हैं उनकी नीलामी नहीं हो पाई थी। अब व्यवस्था को बदला गया है और देखना होगा कि इसमें सरकार कितना कमाती है। सरकार ने 26 तारीख की जो नई आबकारी नीति है उसमें सख्त प्रावधान कर दिए हैं। बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एक सूचना इसके बाद बताएंगे हम आपको कि जो आप अपनी गाड़ी है, अगर हिमाचल में 12 जिले में कहीं पर भी आप जाते हैं, कितनी गाड़ियां रख सकते हैं, कितनी शराब की बोतलें आप रख सकते हैं अपनी
गाड़ी में। इसमें थोड़ा प्रावधान किया, इसमें कुछ जो है चेंजेस किए हैं। देखिए, एक चीज तो यह कि शादी समारोह, बैंकेट हॉल, मैरिज प्लेस, धर्मशाला या अन्य व्यावसायिक परिसरों में बिना लाइसेंस शराब परोसने पर पहली बार 50,000 का जुर्माना होगा, दूसरी बार 75,000 का, तीसरी बार 1,00,000 रुपए का जुर्माना होगा। लगातार उल्लंघन किया तो इस स्थिति में जो है वो कार्रवाई और भी सख्त होगी। अधिकृत लाइसेंसी द्वारा अनाधिकृत रूप से शराब परोसने पर 20,000 से शुरू होकर तीसरी बार 50,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। चौथी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साल 26-27 के लिए अधिसूचित आबकारी नीति के तहत प्रावधान किया गया है कि यदि कोई रिटेल ठेका निर्धारित न्यूनतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत वसूलने या कम दाम पर बिक्री करता है, पकड़ा गया, तो संबंधित ठेका 1 दिन के लिए सील किया जाएगा। दोबारा उल्लंघन करने पर 2 दिन के लिए सीलिंग होगी और जो अलग कार्रवाई है वो कानूनी दंड है वो चलता रहेगा, जो और भी प्रावधान है। नई नीति में शराब के होलसेल लाइसेंस L1 और L13 की फीस में 10 लाख रुपए की बढ़ोतरी सरकार ने की है। पहले जो ये फीस थी 40 लाख रुपए थी, इसको सालाना बढ़ा करके अब 50 लाख कर दिया गया है। होटलों और जो बार लाइसेंस शुल्क में भी वृद्धि की गई है। होटलों और बार की श्रेणी के हिसाब से 20 इसमें देखिए पूरी जो फीस है उसमें 10 से 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का तर्क है कि इससे राजस्व में इजाफा होगा और अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि कोई व्यक्ति एक बार में 750 ml की 6 बोतलें या फिर 1000 ml की 5 बोतलें साथ ले जा सकता है अपनी गाड़ी में। बियर की 24 बोतलें 650 ml या फिर 5.5 लीटर के 3 कैन तक ले जाने की अनुमति होगी। पारिवारिक फंक्शन, शादी है आपके घर में, इसमें निर्धारित सीमा तय की गई है। सामाजिक आयोजनों के लिए परमिट धारक 72 जो ब्लेंडेड स्पिरिट देसी शराब है और 78 बियर की जो बोतलें वो ले जा सकेंगे। स्पष्ट किया गया है कि जिन क्षेत्रों में अवैध शराब के 3 या अधिक मामले दर्ज हुए हैं वहां स्थानीय निकाय की अनुमति के बिना शराब का ठेका खोला जा सकेगा। बिना QR कोड से लिंक सिक्योरिटी हॉलीग्राम वाली जितनी भी शराब की बिक्री है वो नहीं हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने नकली और अवैध शराब की बिक्री पर भी सख्ती कर दी है और अप्रैल 2026 से नई व्यवस्था जो है वो पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। 26 तारीख की अधिसूचित आबकारी नीति में इस प्रावधान को शामिल किया गया है और नई व्यवस्था के तहत हर बोतल पर जो सिक्योरिटी हॉलीग्राम है और जो QR कोड है वो अनिवार्य होगा। यानी अगर आपने शराब की देखनी है कि कहां से बनी है, क्या कौन सी कंपनी है, यानी नकली शराब नहीं बिके। ताकि आपने देखा एक बार आया था बिलासपुर के आसपास एक जगह पर नकली शराब जो है वो गई थी, उससे कितने लोगों की डेथ हो गई थी। आपने देखा सलापड़े में, एक पुराना मामला है ये। लेकिन अब क्योंकि जो नकली शराब है वो नहीं बिकनी चाहिए, हमने बता दिया है पूरा प्रोसेस आपको। और इस बार ई ऑक्शन होगा जी। ई ऑक्शन का हमने नंबर ही बता दिया कुछ दिन पहले, आपको कहां से आप कर सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। होता क्या है कि जब चुनावी समय आता है, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, भाजपा हो, कोई भी दल हो देश के अंदर, वो फ्री की जो रेवड़ियां हैं वो बांटना शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कल फ्रीबीज कल्चर यानी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस, बिजली देती है तो लोग काम क्यों करेंगे? ऐसे तो काम करने की जो आदत है वो खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जो टिप्पणी है वो तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था। CJI जो है वो देश के, आप सुप्रीम कोर्ट के CJI की बात कर रहे हैं, सूर्यकांत, इनकी अगुवाई वाली बेंच ने फ्रीबीज को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सरकारें मुफ्त पैसे, बिजली, दूसरी सुविधाएं देती रहेगी तो आखिर इनका खर्च कौन उठाएगा। उन्होंने कहा कि आखिर फ्रीबीज का जो है वो बोझ टैक्स देने वालों पर पड़ता है, टैक्स तो पूरे प्रदेश की जनता देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को सिर्फ मुफ्त चीजें बांटने की बजाय रोजगार पैदा करने पर आगे बढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। CJI सूर्यकांत ने देश में फ्रीबीज जो सिस्टम है, जो फ्रीबीज बांट दी जाती है चुनाव के समय, इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह से फ्रीबीज बांटने पर देश का जो आर्थिक विकास है वो रुकेगा। कुछ लोग एजुकेशन या बेसिक लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को सुविधा देना राज्य का फर्ज है, लेकिन फ्रीबीज पहले उनकी जेब में जा रही है जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है। जो सर्वगुण संपन्न है, जो लोग मजे कर रहे, वो लोग मजे कर रहे हैं। CJI ने कहा कि हम ऐसे राज्य की जानकारी है जहां ऐसे राज्यों की जानकारी है जहां फ्री बिजली है, भले ही आप बड़े लैंडलॉर्ड ही क्यों ना हो। आप लाइट जलाते हैं, अगर आपको कोई फैसिलिटी चाहिए तो आपको उसके लिए ये करना होता है, ये टैक्स का पैसा है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ तमिलनाडु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं,
ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं की है। सीजीआई ने कहा कि हमें ये पूछना चाहते हैं कि इलेक्शन से ठीक पहले स्कीम्स क्यों अनाउंस की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पर सभी राजनीतिक जो दल हैं, समाज है, वैज्ञानिक जो भी हैं, विज्ञानी हैं, आइडियोलॉजी वाले जितने भी लोग हैं, वो देखें इसमें ये कब तक चलता रहेगा। सीजीआई ने कहा कि राज्य घाटे में चल रहे हैं लेकिन फिर भी मुफ्त में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आए एक साल में 25% रेवेन्यू इनकम करते राज्य है, अगर कोई भी राज्य है 25% इनकम करते हैं तो इसका जो इस्तेमाल है वो राज्य के डेवलपमेंट कार्य पर होना चाहिए। तो यही इन्होंने टिप्पणी की है। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्पणी है जी, और एक आईना भी है दलों के लिए कि अगर आपने चुनाव में जाना है तो ये जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं इसको बंद कर दें आप, और दूसरा जो है वो डेवलपमेंट करिए, अपना इनकम सोर्सेज जनरेट करिए, उसके बाद डेवलपमेंट करिए और लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करिए। अगर आप फ्री में देते रहेंगे तो ऐसे तो लोग जो है वो अपाहिज हो जाएंगे, घर पर ही काम कर, वो तो सोचेंगे कि घर पर ही जाकर सब कुछ मिल रहा है। तो ये बड़ी टिप्पणी है जी सुप्रीम कोर्ट की, और ये सच्चाई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कोई भी दल जो है वो जो जज से चुनाव आते हैं अपना या तो वो संकल्प पत्र जारी करते हैं या फिर गारंटियां जारी करते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, सीबीएसई स्कूल को बने जितने भी प्रदेश के अंदर, ये इंपॉर्टेंट खबर है जी। आज शिक्षा विभाग ने बाकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी की है। जो आशीष कोहली हैं उनकी तरफ से आज स्पष्ट किया गया है कि सीबीएसई स्कूल जो बने हैं, चयनित सरकारी बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल जिनको मर्ज किया गया है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये बंद नहीं किए जाएंगे। दोनों जगह गतिविधि चलेगी और मर्जर के बाद दोनों स्कूलों को, जितना भी दोनों स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो एक ही प्रिंसिपल के नियंत्रण में रहेगा। यानी वहां पर चाहे स्टाफ हैं गैर, और जो चाहे वो स्टाफ हो या फिर जो गैर शिक्षण स्टाफ हो, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पूरा प्रयोग किया जाएगा। ये भी सरकार देख रही है इसमें, शिक्षा विभाग की 1ली से 8वीं तक एक स्कूल में पढ़ाया जाएगा, एक कैंपस लगेगा, 9वीं से 12वीं स्कूल दूसरा कैंपस होगा। यानी दोनों स्कूलों का प्रयोग किया जाएगा, बंद वो नहीं होंगे। मर्जर करने का जो वो था फैसला था, सरकार ने और शिक्षा मंत्री ने आज साफ कह दिया है कि जो मर्ज हम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि दोनों स्कूल मर्ज होकर के वहां पर जो बच्चे हैं, जैसे आप मान लीजिए एक स्कूल में 1st से 10th तक स्कूल तो हैं लेकिन बच्चे कम हैं, एक जगह 1st से 10th तक स्कूल तो हैं लेकिन बच्चे अधिक हैं, तो क्यों ना जो है उनको मर्ज करके जो है वो 1ली से लेकर के 10वीं तक एक जगह लगाया जाए स्कूल, और जो 8वीं तक, माफी चाहूंगा 8वीं तक एक जगह स्कूल लगाया जाए, और 9वीं से 12वीं तक एक जगह स्कूल लगाया जाए। ये सरकार का कहना है, शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूलों को हम बंद नहीं करेंगे, जो मर्ज कर रहे हैं दोनों स्कूलों का हम जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम प्रयोग करेंगे, और एक ही स्कूल, जितने दोनों स्कूल होंगे उसका जो नियंत्रण होगा वो प्रिंसिपल के पास होगा, एक ही प्रिंसिपल के पास होगा। मान लीजिए 1ली से 5वीं तक क्या होता था कि सीएचटी उसको कंट्रोल करता था, लेकिन अब जो है वो 1ली से लेकर 12th तक जो उसका पूरा खाका देखेंगे, पूरा क्या क्या चला हुआ स्कूल में प्रिंसिपल ही देखेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट खबर हिमाचल दस्तक के पास जो हमने बीते कल आपको बता दिया था, दस्तक ब्रेकिंग हमने बताई थी आपको, ये सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया। हमने भी कोशिश की थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, अभ्यर्थी थे जिन्होंने हमें कॉल्स किए कि सर ये मुद्दे को उठाइए। हालांकि इसने देखा विधानसभा में मामला उठा, विधानसभा में भी ये मामला उठा। एक एमएलए ने सवाल लगाया कि जो बच्चा 23-24 साल में मान लीजिए कोई एमएससी कर रहा है, उसको जो है वो जो भी भर्ती आगामी समय में होने वाली है, बताते हैं हम खबर आपको इसके बाद, उसमें उसकी जो उम्र है वो बाधा नहीं होनी चाहिए। 25 से 45 कर दिया आपने, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, लेकिन कम उम्र में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे तरीके से एमएससी कर रहा है, तो उसके साथ जो है वो उम्र का जो कह सकते हैं आप क्राइटेरिया वो नहीं होना चाहिए। और सरकार ने डिसीजन क्या लिया है, 800 शिक्षकों की भर्ती में जो सरकार ने नोटिफिकेशन कर दी है, इसमें जो मिनिमम उम्र सीमा है वो खत्म कर दी गई है। राज्य सरकार ने अंग्रेजी और गणित के 800 शिक्षकों के पदों में न्यूनतम आयु सीमा खत्म कर दी है। अब जो मिनिमम उम्र सीमा है वो बाधा नहीं बनेगी, यानी 25 साल ही नहीं चलेगा जी। कोई 23 साल 22 साल में एमएससी कर देता है कोई भी बच्चा, जब 21-22 साल 22-23 साल में लोग आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, तो फिर बच्चा एमएससी कह सकते हैं एमएससी भी तो कर ही सकता है। तो ये बाधा नहीं बनेगा, और इस पर सरकार ने डिसीजन ले लिया है। अब जो मिनिमम उम्र सीमा है उसका क्राइटेरिया खत्म कर दिया, 25 साल मिनिमम उम्र क्राइटेरिया अब नहीं रहेगा। यानी जो कम साल में वाले भी है वो भी, हालांकि मैक्सिमम तो रहेगा जी, जो मैक्सिमम नोटिफिकेशन हुई है वो रहेगा। हालांकि सीबीएसई में ये टीचर लगने हैं जी 800 के आसपास, इनका प्रॉपर जो है 30,000 के आसपास सैलरी है, जो नोटिफिकेशन हुई है पहले उसी हिसाब से रहेगा जी। इसके अलावा शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है जी। हिमाचल प्रदेश एचजीटीयू ने ये मोर्चा खोला है। सीबीएसई स्कूलों में पहले से ही मौजूद स्टाफ, उन्हीं को पढ़ाने का मौका मिलना चाहिए, ये इनका कहना है। 1 साल का कम से कम उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, और शिक्षकों का यह कहना है कि जो शिक्षक लगे हुए हैं वो प्रॉपर रिक्रूटमेंट से लगे हुए हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगे हो या फिर जो अभी भर्ती करवाती है, यानी वेल एजुकेटेड जो स्टाफ है वो लगाया गया है, ये कहना है एचजीटीयू का।
शिक्षकों की योग्यता को जांचने के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट सरकार करवा रही है एचपी बोस के माध्यम से, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के माध्यम से, इसका विरोध किया गया है। आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एचजीटीयू की। शिक्षकों के ऊपर स्क्रीनिंग टेस्ट का दबाव अगर बनाया जाता है तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, इन्होंने सख्त लहजे में आज ये कहा है। और आज एचजीटीयू ने यह भी कहा कि सरकार को 8 सूत्रीय जो मांग पत्र है वो सौंप दिया गया है, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, इन्होंने आज साफ किया है कि सरकार जो ये करना चाह रही है अच्छी बात है, सीबीएसई स्कूल सरकार बनाए, उसमें कोई हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर आप जो है वो टीचरों के लिए जो वेल एजुकेटेड स्टाफ है, टीचर्स हैं, उनके लिए आप जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट रखेंगे, ये उनकी योग्यता पर भी जो है प्रश्न चिन्ह है, जो नहीं होना चाहिए। और ये कहा गया इनकी तरफ से कि सरकार 1 साल कम से कम जो शिक्षक पहले से ही उस विद्यालय में है जहां पर सीबीएसई स्कूल जो है वो बना है, नॉर्मल एचपी बोर्ड से जो सीबीएसई में तब्दील हुए हैं स्कूल, जितने भी स्कूल्स हैं, वहां पर उन्हीं को मौका दिया जाए, उनको भी देखा जाए। अगर वहां पर अच्छा वो कह सकते हैं आप रिजल्ट देते हैं तो उन्हीं को मौका दिया जाए, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। ये विरोध किया है इन्होंने। अब देखना पड़ेगा सरकार इसमें क्या करती है, लेकिन सरकार ने इसकी जो नोटिफिकेशन है वो पहले ही निकाल दी है। और अभी जो टीचर्स है उन्होंने, कुछ टीचरों ने अप्लाई भी कर दिया है। हालांकि आज वीरेंद्र चौहान ने कहा है कि इसमें बड़े टीचरों ने अप्लाई नहीं किया है। उन्होंने टीचरों से भी आह्वान किया कि जो टीचर्स हैं वो इसमें अगर भाग ही नहीं लेंगे, अगर वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं करेंगे तो खुद ब खुद जो है वो सरकार को ये करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट का जो है वो दरवाजा खटखटाया जाएगा। इसके अलावा सरकार का दूसरा बड़ा डिसीजन क्या है, एक तो मैंने बता दिया जी शराब से जो है सरकार कैसे पैसा कमाएगी। ये ओपन ये ऑक्शन होगा जी, यानी बड़ी बोली लगेगी, यानी अब कोई चहेता नहीं होगा। ये पहली बार हो रहा है। अमूमन होता ये कि ये चहेता जो ठेकेदार है किसी भी सरकार में होता है उनको मिल जाते हैं ठेके, हालांकि बोली भी वो लगा लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये ऑक्शन में जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उससे ही जो है वो मिलेगा जी ठेका। और उसमें हमने बता दिया है कि क्या क्या सरकार ने जो है वो बदलाव किया है आबकारी नीति में। अब दूसरा बड़ा फैसला सुन लीजिए। प्रदेश सरकार ने सभी फल एवं सब्जियों पर मार्केट फीस लेने का फैसला कर दिया है। यह फीस मंडियों के भीतर और सड़क किनारे चल रही सभी अस्थायी मंडियों से वसूली जाएगी। इसे लेकर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल साल 2014 तक जो है वो सभी फल एवं जो सब्जियां थी उस पर 1% मार्केट फीस ली जाती थी, पूरा 2014 तक। उसी दौरान देश में महंगाई बड़ा मुद्दा बन गई थी। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली जो यूपीए 2 की सरकार थी, उसके कहने पर कांग्रेस शासित राज्यों ने मंडियों में मार्केट फीस की जो वसूली बंद कर दी थी। हिमाचल सरकार ने सेब को छोड़कर अन्य सभी फलों और जो सब्जियां थी उस पर जो मार्केट फीस है उसकी वसूली रोक दी थी। इससे शिमला, सोलन और जो कुल्लू एपीएमसी के अलावा अन्य जो 7 जिलों की एपीएमसी की जो आय थी वो जो है वो खत्म हो गई, कम हो गई। अब आर्थिक संकट झेल रही कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर जो प्रोड्यूस मार्केटिंग है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2005, इसकी जो धारा है 64(2), इसके तहत 14 जनवरी 2014 की उस पुरानी अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसके तहत फल एवं सब्जियों पर मार्केट फीस की वसूली पर रोक लगाई गई थी। इस फैसले के बाद प्रदेश के 10 जिलों की एपीएमसी को सालाना 40 से 50 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है। यह राशि एपीएमसी और मार्केटिंग बोर्ड के पास रहेगी। इससे मंडियों और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जो निर्माण है वो किया जा सकेगा। इस फैसले के बाद आड़तियों को सभी आड़ती जो है उनको सभी फल एवं सब्जियों पर मार्केट फीस देनी होगी। 1 करोड़ रुपए के फल और सब्जी बेचने वाले आड़ती को 1 लाख रुपए मार्केट फीस एपीएमसी को चुकानी होगी। अभी तक सड़क किनारे चल रही जो मंडियां हैं उसमें जो आड़ती सेब पर ही मार्केट फीस देते थे, मगर अभी सभी फल एवं सब्जियों पर मार्केट फीस देनी होगी। हिमाचल में बाहरी राज्यों से फल सब्जियां लाने वाले कारोबारियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। बाहर से फल सब्जियां लाने वालों को टोल बैरियर पर ही 1% जो मार्केट फीस है वो देनी होगी। यानी सरकार ने क्या किया है, जो प्रदेश के अपने लोग हैं उन पर भार ना पड़े, इसलिए आड़ती और जो बाहर से कारोबारी सब्जियों को लेकर के आते हैं जो टोल बैरियर है उसी पर उनको 1% जो टैक्स जो फीस होती है वो देनी पड़ेगी। यानी ना जनता पर भार पड़ेगा, और जिन्होंने यहाँ पर अगर बिजनेस करना है आपने आड़ती, आप करोड़ों रुपए का सेब जो है वो बाहरी राज्यों में फिर ले जाते हैं यहाँ से, तो आपको देना पड़ेगा। जगह आप करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, 1 करोड़ में अगर आप 1 लाख रुपए दे देंगे तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। तो ये चीज़ है जी जो सरकार अब कर रही है कि जनता पर, सीएम ने स्पष्ट कर दिया अगले 10-12 दिनों में बड़े फैसले होंगे, जनता पर बोझ नहीं पड़ने देंगे कुछ हद तक। अगर देखिए एक चीज़ तो ये है कि जो फ्रीबीज हैं अगर तो वो बंद हो जाती तो अपने आप में बड़ा फैसला होगा, लेकिन फ्रीबीज की बात वही है कि कोई भी सरकारें चाहे वो किसी भी पार्टी की हो वो इसको बंद नहीं करती है। अगर आप देखें
जो पीछे से दी जा रही होती है। अब सरकार क्या कर रही है, प्रदेश में लॉटरी सिस्टम फिर शुरू होगा। इसको लेकर के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी जो है वो अधिसूचित कर दी गई है। यह उप समिति हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी विनियमन नियम 2026 का ड्राफ्ट बनाएगी। इस उप समिति को 1 माह के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं प्रदेश के, इन्होंने इसकी बाकायदा ऑर्डर जारी किए हैं, अधिसूचना जारी कर दी है। जो कैबिनेट बैठक हुई थी कुछ दिन पहले, इसमें हिमाचल में लॉटरी योजना शुरू करने का जो है वो सैद्धांतिक जो निर्णय है वो लिया गया। राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने के बाद आपको मालूम है आर्थिक चुनौतियां हैं और इससे मंथली अगर आप देखेंगे सालाना कर देते हैं, सालाना 10,000 करोड़ नुकसान हो रहा है प्रदेश को, तब सरकार अपने रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। कैबिनेट सब कमेटी में उद्योग मंत्री के अलावा पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी इसमें हैं, सदस्य हैं इसमें, और निदेशक का कोषागार का जो है वो निदेशक जो कोषागार है उनको इसमें सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। एक अनुमान है कि लॉटरी शुरू होने के बाद राज्य को जो है वो प्रतिवर्ष लगभग 100 से 150 करोड़ तक की आमदनी हो सकती है और लॉटरी शुरू करने के लिए केरल और पंजाब के मॉडल का अध्ययन किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश में लॉटरी करीब 2.5 दशक के बाद फिर से लौटेगी। धूमल सरकार के कार्यकाल में 1999 में राज्य में लॉटरी बंद कर दी गई थी, उसके बाद से आज तक ये नहीं हुई शुरू हुई थी, अब ये एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। इसके अलावा नगर निगम शिमला ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया। हालांकि इस दौरान दोनों पक्षों में मेयर कार्यकाल बढ़ाने को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल जब मेयर सुरेंद्र चौहान बजट पेश करने सदन में खड़े हुए तो इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने मेयर का कार्यकाल बढ़ाने का विरोध किया और सरकार की उस नोटिफिकेशन की मांग की जिसके तहत मेयर को एक्सटेंशन दी गई हो। इस दौरान सदन में बीजेपी पार्षदों और जो मेयर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बाद में बीजेपी पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल जो मेयर सुरेंद्र चौहान हैं, इनका बीते साल ही 2.5 साल का जो कार्यकाल था, ऑन रिकॉर्ड कह सकते जो था 2.5 साल का होता था, 2.5 साल महिला 2.5 साल पुरुष, मगर सरकार ने बीते विंटर सेशन में मेयर का जो कार्यकाल है इसको बढ़ा करके 5 साल करने का निर्णय लिया। यानी पहले 2.5 साल का था, इसको 5 साल करने का निर्णय लिया और इसमें जो संशोधन है उसको विधेयक में संशोधन कर दिया था, जिसे राज्यपाल ने इसमें कुछ आपत्तियां लगाकर वापस भेज दिया। लिहाजा सरकार ने एक बार फिर इसको बजट सत्र जो शुरू हुआ कुछ दिन पहले उसमें फिर से लाया संशोधन के लिए और दोबारा जो है पारित कर दिया। हालांकि यह अभी भी राज्यपाल से मंजूर होना है। इस वजह से बीजेपी पार्षदों ने मेयर के बजट पेश करने पर आपत्ति जताई है और इसके बाद बीजेपी जो पार्षद है वो डीसी शिमला से भी मिले, उनको भी ज्ञापन उन्होंने सौंपा है। इसमें कहा गया है कि मेयर ने कार्यकाल पूरा होने के बावजूद किन शक्तियों के तहत बजट पेश किया है। इस पर बीजेपी जो पार्षद है सरोज ठाकुर ने कहा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा होने के बाद अब मेयर के पद पर महिला काबिज होनी थी, लेकिन सरकार ने 5 साल का जो कार्यकाल है वो कर दिया। जो कह सकते हैं जो 5 साल का कार्यकाल है वो अब एक ही कर दिया है, यानी आगे बढ़ा रही है उसको 2.5 से 5 साल का, जो कि महिलाओं के साथ अन्याय है। इसको लेकर जो मामला है वो हाईकोर्ट में भी है और राज्यपाल से भी इसे अभी कार्यकाल बढ़ाने की जो मंजूरी है वो नहीं मिली है, इनका कहना है बीजेपी के जो पार्षद हैं। लेकिन मेयर सुरेंद्र चौहान ने चलिए तीखी नोकझोंक तो हुई, लेकिन उन्होंने फिर मीडिया में कहा कि यहाँ पर बीजेपी के पार्षद आए, उन्होंने हलवा खाया और हलवा खाने के बाद वो वॉकआउट करने चले गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है तो सही फैसला लिया होगा, ये सिर्फ मेरे लिए फैसला नहीं है, ये फैसला जो है वो सभी के लिए फैसला है और इसलिए बीजेपी पार्षदों को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी समय में कोई भी किसी भी दल का जो है व्यक्ति आ सकता है और ये जो कार्यकाल है मेरे लिए ही नहीं सबके लिए 5 साल किया गया है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें बजट भी पेश कर दिया गया है। आज महापौर सुरेंद्र चौहान ने आज वित्त वर्ष 26-27 के लिए शिमला सिटी जो शिमला सिटी नगर निगम है 688 करोड़ रुपए का जो सरप्लस बजट है वो पेश किया गया है। बीते साल ये जो बजट था वो 188 करोड़ रुपए का था। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शहर के सभी सार्वजनिक शौचालयों में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन मुहैया करवाई जाएगी, यानी अब जो शिमला शहर के जो वॉशरूम्स हैं महिलाओं के लिए वहाँ पर सैनिटरी जो नैपकिन होते हैं महिलाओं के लिए वो दिए जाएंगे, ये ऐलान किया है उन्होंने बताया कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए भी रिज और मॉल रोड पर फीडिंग रूम बनाए जाएंगे। उन्होंने शिमला शहर में 26 चिन्हित जगहों पर फूड वैन देने की भी जो है घोषणा की है ताकि बेरोजगार महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार मिल सके। मेयर ने कहा कि शिमला के कोर एरिया में ई कोर्ट भी चलाए जाएंगे। वहीं उन्होंने हर वार्ड में पार्किंग निर्माण की भी घोषणा की है और कई अन्य घोषणाएं भी की हैं। तो ये इन्होंने ऐलान किया है जी। अब जमीनी स्तर पर उतरेंगे, आने वाला समय बता पाएगा। इसके अलावा शिमला पुलिस चिट्टा तस्करों पर ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो जारी है। शिमला पुलिस ने चिट्टा सप्लाई करने वाले बहुचर्चित शाही महात्मा गैंग के जो मुख्य सरगना हैं प्रदीप कुमार, उसको बीती रात को गिरफ्तार कर लिया है। शाही महात्मा गैंग ये चिट्टे की सबसे बड़ी गैंग है।
प्रदेश के अंदर इसमें जो 57 तस्कर है इसी गैंग के, इस शाही महात्मा गैंग के 57 तस्करों को शिमला पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मगर रोहडू का ये जो बिजौरी का रहने वाला था प्रदीप कुमार, ये 1.5 साल से फरार चल रहा था। लेकिन शिमला पुलिस और जो शिमला पुलिस की जो टीम है रोहडू पुलिस, उन्होंने जांच में इसको अब जो है वो पकड़ लिया है। प्रदीप कुमार शाही महात्मा गैंग का जो है वो मुख्य सरगना था, सहयोगी था। वो बाहरी राज्यों से चिट्टा लाकर रोहडू क्षेत्र में सप्लाई करता था और गैंग के नेटवर्क को संचालित करने में इसकी जो है भूमिका महत्वपूर्ण थी। अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। तो जो एसपी है जी शिमला के नए गौरव सिंह, और ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो चिट्टा तस्करों पर कर रहे हैं। और पीछे जब कार्रवाई थी, आपने देखा जब पीछे इसमें एसपी शिमला रहे संजीव गांधी, उन्होंने भी अच्छा काम किया। लेकिन अब उसी काम को आगे ले जा करके लगातार कुछ जब से ज्वाइन किया है एसपी गौरव सिंह ने, ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है ठीक पहले की तरह उन्होंने भी आगे जारी रखी है। अब बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। मौसम आज भी साफ है, कल भी साफ है, परसों मौसम जो है वो ऊंचाई वाले स्थानों पर खराब रहेगा। तो ये मान के चलिए कि परसों से ऊंचाई वाले स्थानों पर जैसे चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। बाकी मौसम इतना अधिक खराब नहीं है जी। जो मिडल हिल्स और जो लो हिल्स है वहाँ पर अगले 5-6 दिन मौसम साफ है, यानी अभी बारिश होने की संभावनाएं कम ही हैं। मौसम परसों से खराब जरूर है 23-24 को, लेकिन बात वही है कि अभी जो मौसम खराब हैं उसमें सिर्फ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब है। तो मौसम का अपडेट हमने बता दिया आपको। बाकी दिल्ली में इस वक्त मीटिंग चली हुई जी, हमने खबर पहले ही बता दी है आपको। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम, पूरी कैबिनेट दिल्ली में है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, ये सभी इस बैठक में हैं। एक तो मंत्री फाइनल हो जाएगा, दूसरा संगठन विस्तार होगा, तीसरा हमने बता दिया राज्यसभा का जो प्रत्याशी है वो किसे बनाया जा सकता है। इस बार हो सकता है धरती पुत्र यानी हिमाचल प्रदेश के ही किसी नेता को जो है वो राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था बाहरी राज्य से आकर के किसी को प्रत्याशी बनाया गया तो फिर खेला हो गया था। और खेला ये हुआ कि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो जीत गए थे। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस रिस्क नहीं लेना चाहती। जो बड़ी खबरें थी आपको मैंने बता दी है जी। सीबीएसई में विरोध भी शुरू हो गया है। जो सीबीएसई स्कूल है वहाँ पर जो टीचरों की नियुक्तियां होगी उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट का विरोध हो रहा है। और ये कहा है आज एचजीटीयू ने, अगर ये जो है वो सरकार ने फैसला वापसी नहीं लिया तो, या फिर उन्होंने कहा है कि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट मत लीजिए, जो पुराने टीचर्स हैं उन्हीं को पढ़ाने दीजिए और उन्हीं को पढ़ाने दीजिए। 1 साल देखिए उनको कैसा काम करते हैं, अगर अच्छा रिजल्ट रहता है तो फिर उन्हीं को आगे किया जाए। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अगर फिर भी लिया जाता है तो फिर उनके पास कानूनी जो है वो कानूनी जो है वो जो कह सकते हैं कोर्ट का जो दरवाजा है वो भी खटखटाएंगे। तो बड़ी खबरें बता दी, इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।